हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तन्मय कटिहार पर। चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के बीच आधुनिक भारत का भाग 2 लेकर आया हूं। अगर आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं तो पहले भाग 1 देख लीजिए। आई बटन में भाग 1 मिलता होगा, वहां पर देख लीजिए। फिर उसके बाद भाग 2 देखिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए छोटे छोटे पार्ट करके मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। और 2 पार्ट होगा, उसके बाद आधुनिक भारत मेरी तरफ से द एंड कर दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, सबको पता है। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। इसके पहले महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मैंने प्रश्न जो लिया है सीधे एग्जाम में पूछने वाले लिए हैं या पूछे जा चुके हैं, वैसा ही प्रश्न लिए हैं। फालतू का इधर उधर घुमाने की कोशिश मेरे द्वारा नहीं की गई है। दूसरे प्रश्न पर आइएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय ही हैं और मिरातुल अखबार भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर से देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए या फिर संवाद कौमुदी पूछा जाए या फिर मिरातुल अखबार, सभी किससे जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय से जुड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के बीच है, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य कला। ध्यान दीजिएगा, यह सभी किसकी देन है? तो पुर्तगाली की देन है, यानी पुर्तगाल की देन है। हम लोग को पता था कि तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला जो है पुर्तगाल की देन है। पुर्तगाल जो है भारत में 1503 में आए थे, यानी सबसे पहले आए थे, और वापस जो है 1961 में गए थे। यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो कौन? पुर्तगाल। नेक्स्ट हम लोग के पास प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के ही काल में हुआ था। यह सभी प्रश्न एकदम हूबहू एग्जाम में आते हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, वीडियोस को 2 से 3 बार देखिएगा, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सबको पता है। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और दूसरे छोर में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। अवध नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम। यानी कि दूसरे छोर से 3 योद्धा थे। कौन कौन? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम। और एक छोर पर कौन थे? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। इसमें हुआ क्या? तो अंग्रेजों की जीत हो गई। जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव आए। क्लाइव साहब क्या किए? तो शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली। आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद की संधि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में कि कितने ईस्वी में किया गया? 1765 में किया गया। लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ किया। तो इस संधि में था कि आखिर, तो इलाहाबाद की संधि के तहत उसमें लिखा था कि 1765 से लेकर 1772 तक जो है इलाहाबाद अंग्रेजों के अधीन रहेगा। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर पुस्तक नील दर्पण जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण क्या था? एक पुस्तक था जो कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखा गया एक पुस्तक था, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। यह प्रश्नों से सबको याद है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। गुलामगिरी भी कि किन्होंने लिखा? तो गुलामगिरी के रचनाकार भी ज्योतिबा फुले हैं। आगे चलिएगा। आगे प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत और वेदों की ओर लौटो, सभी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे इसको। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती ही हैं। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में 1924 में हुआ था, इसी में अध्यक्षता किए थे।
तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जो कि बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक से है 1924 में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें आप लोगों को पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। चलिए आगे है, बीते कल का गम मनाने से अच्छा है एक कदम आने वाले कल के लिए उठाया जाए। एकदम जी तोड़ हम लोग मेहनत करेंगे, जरूर है ऊपर वाला हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं आप लोगों के बीच ऐसा ही डेली एक ना एक अच्छे टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग इसे कंटिन्यू वॉच करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार देखिएगा, यह हूबहू याद हो जाएगा। आज डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएंगे, यह मेरा दावा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? यही प्रश्न अगर इंग्लिश में रहता कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहते हैं, तो सभी मारते कि बाल गंगाधर तिलक, लेकिन यहाँ है भारतीय उपद्रव का पिता। ध्यान दीजिएगा, तो भारतीय उपद्रव का पिता भी हो या इंडियन अनरेस्ट हो तो बाल गंगाधर तिलक ही होंगे, जिसको कि वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। ठीक, तो भारतीय उपद्रव का पिता या इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। गीता रहस्य पुस्तक जो जेल में लिखा गया है, और किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इन्होंने ही, बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए ही मराठा पुस्तक लिखा है और केसरी पुस्तक भी लिखा है। तो मराठा पुस्तक लिखा है अंग्रेजी भाषा में और केसरी पुस्तक लिखा है मराठी भाषा में। आप लोग इसको ध्यान दीजिए क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास है, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप पर जो लगाकर और झांसी को गोद प्रथा के आरोप पर हड़प लिया। यानी कि हड़प नीति जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी लाए थे। तो उन्होंने अवध को जो अपने में अपने में जो मिला लिया था, तो कुशासन के आरोप लगाकर, और झांसी को जो अपने मिलाया था तो गोद प्रथा के आरोप पर लिया था। आगे प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसे ही वुड डिस्पैच कहते हैं, जो कि 1854 में डलहौजी के काल में आया था। फिर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच को कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न यहीं से आ सकते हैं। फिर पूछा जाएगा किसके शासनकाल में आया था? तो डलहौजी के शासनकाल में 1854 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आरसी दत्त है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब मौलाना आज़ाद हैं। मौलाना आज़ाद कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, जो कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। आगे चलते हैं। हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस पर जनरल ओडायर जो है, उस पर फील्ड पर जो मौजूद सत्याग्रही थे, वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलवाई गई, जिससे बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जब यह हंटर आयोग का गठन किया गया, उसके बाद जनरल डायर को निर्दोष साबित कर राम मोहन राय है, ये पहले ही मैंने बता दिया था, जिसके कि राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के पास है कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। लाल कुर्ती दल की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसे ही हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, और इस दल के सदस्य को खुदाई खिदमतगार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल कुर्ती दल के स्थापना सबको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी के द्वारा किया गया था, लेकिन लाल कुर्ती दल के सदस्य को खुदाई खिदमतगार कहते हैं। यह बात हम लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न है 19 नंबर कि 1924 में जो एकवर्थ कमेटी के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर विवेक देवराय समिति के तहत इन दोनों बजट को वापस में पैचअप कर दिया गया, मिला दिया गया। तो 1924 में पहली बार एकवर्थ कमेटी आया। एकवर्थ कमेटी के तहत क्या किया गया? तो रेल बजट को आम बजट दोनों से अलग कर दिया गया। फिर विवेक देवराय समिति आया, जो कि रेल बजट और आम बजट को फिर से मिला दिया गया। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता सबको पता होगा कि 1931 में हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इस डेट को भी आप लोग देखिएगा, हुआ था। और इसी
और उसी समय क्या हुआ था कि सॉन्डर्स की हत्याकांड मामले में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी मार्च 1931 में ही दे दिया गया। और कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता के बाद ही इन तीनों का फांसी दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता में जब इरविन से गांधी जी बात कर रहे थे तो इन तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी माफ़ी के बारे में कुछ बात नहीं कहा गया गांधी जी द्वारा। इसीलिए 1931 में ही एक अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसी में जो है महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए विरोध में कि आपने अगर से बात क्या होता तो आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी नहीं होती। तो खैर वो सब उस समय की बातें हैं। तो मैंने आज पार्ट 2 भाग 2 आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया है। तो इससे पहले आप लोग भाग 1 देख लीजिएगा, भाग 2 देख लीजिएगा, फिर मैं भाग 3 और भाग 4 लाऊंगा, जिससे कि आधुनिक भारत का पूर्ण रूप से मेरे द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। और आप लोग देख के बताइएगा और आप लोग अपने आपस में आधुनिक भारत का सेट मारिएगा, देखिएगा मेरे प्रश्न से कितने सारे आप बना पाते हैं।